कभी कभी चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती। हमें लगता है कि हाँ, अब सब कुछ सही हो चुका है। हमको ये भी लगने लगता है कि बस अब यहाँ से सब सही होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। और ऐसा हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी होता है, जब वो सब अच्छा होने की आस में बैठा हो और अचानक से सब गड़बड़ हो गया हो, और फिर उसको सही करने के चक्कर में इंसान कुछ और फैसले लेता है। कभी कभी तो वो फैसले सही साबित हो जाते हैं, पर कभी कभी उन फैसलों पर रिग्रेट करने के लिए लाइफ ही नहीं बचती। इंसान एक भावुक प्रधान जीव है। भावुकता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी भावुकता की ही वजह से कभी कभी वो मुसीबत में भी पड़ जाता है, तो कभी कभी वो मुसीबत से बाहर भी निकल आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो भावुकता में आकर कुछ ऐसे फैसले ले लेता है कि वो फैसले सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके साथ जुड़े हुए कई लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। यही गुरु द्रोण और वीरेन के बीच भी हुआ था। गुरु द्रोण की भावुकता अपने अकेडमी के साथ जुड़ी हुई थी। वो सिद्धार्थ की वजह से अकेडमी के ऊपर कोई खतरा नहीं आने देना चाहते थे। तो वीरेन की भावुकता सिद्धार्थ के साथ जुड़ी हुई थी। वीरेन किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को बचा कर रखना चाहते थे। इसलिए जब गुरु द्रोण ने यह कहा कि वो सिद्धार्थ को वीरेन के साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकते, तो वीरेन ने जो कहा उसने गुरु द्रोण को हैरान कर दिया था। मुझे माफ कीजिएगा ग्रैंड मास्टर, लेकिन अगर सिद्धार्थ के मेरे घर पर रहने से अकेडमी को कोई दिक्कत होती है, तो मैं अकेडमी के साथ अपने सारे संबंध तोड़ने के लिए तैयार हूं। वीरेन ने गुरु द्रोण की बात सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा, और जैसे ही वीरेन ने इतना कहा कि गुरु द्रोण को 440 वोल्ट का झटका लग गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीरेन सिद्धार्थ को लेकर ऐसा फैसला भी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो वीरेन? तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? गुरु द्रोण ने वीरेन की ओर देखते हुए कहा, मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही किया है ग्रैंड मास्टर। मैं सिद्धार्थ को नहीं छोड़ सकता। अगर उसके लिए मुझे अकेडमी छोड़नी पड़ेगी तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन सिद्धार्थ मेरे साथ ही रहेगा। मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, उसको मेरी जरूरत है। वीरेन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। वीरेन को इतनी अडिगता के साथ अपनी बात रखते देखकर गुरु द्रोण की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो क्या करे। वीरेन शर्मा के इस फैसले से गुरु द्रोण दो राह पर आ चुके थे। एक तरफ वो सिद्धार्थ को अपने साथ रखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें अकेडमी पर खतरा नजर आ रहा था, और दूसरी तरफ वो वीरेन शर्मा को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वीरेन शर्मा के अकेडमी छोड़कर जाने का मतलब था कि अकेडमी का कमजोर होना। गुरु द्रोण के लिए अब संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। गुरु द्रोण भले ही वीरेन शर्मा को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो वीरेन के सामने झुकना भी नहीं चाह रहे थे। वीरेन के सामने झुकने का मतलब वो अपनी हार समझ रहे थे, और ग्रैंड मास्टर का एक मामूली से वर्कर से हार जाना ये बुद्धा मार्शल आर्ट्स के लिए हिस्टोरिकल सुसाइड से ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए गुरु द्रोण ने अपने आप को मजबूत किया और वीरेन शर्मा की ओर देखते हुए बोले, ठीक है वीरेन, मैं तुम्हें रात भर का टाइम देता हूँ। तुम अच्छे से सोच लेना कि तुम्हें इस अकेडमी के साथ रिश्ता रखना है जिसका नाम ऊंचा करने के लिए तुम्हारे बेटे ने बलि दी थी, या फिर उस लड़के से जिसकी वजह से तुम हर पल खतरे में हो। फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा बता देना, उस पर अमल किया जाएगा। इतना कहकर गुरु द्रोण वहां से चले गए थे। मेरा फैसला अडिग है ग्रैंड मास्टर। मैं सिद्धार्थ को अकेले नहीं छोड़ सकता। वीरेन शर्मा ने गुरु द्रोण को जाते हुए देखकर जवाब दिया, और उसके बाद वो भी वापस अपने कमरे की तरफ चले गए थे। इधर सिद्धार्थ को लेकर गुरु द्रोण और वीरेन शर्मा में बहस हो रही थी, और उधर दूसरी तरफ इन सब से अनजान सिद्धार्थ आराम से गुल्लू के साथ सो रहा था। वो दोनों आने वाले भविष्य के बारे में बातें करते हुए सो गए थे। सुबह के करीब 3 बज चुके थे। सिद्धार्थ की नींद खुल चुकी थी, और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास के सभी आदमी सो रहे थे। सबको सोता देखकर सिद्धार्थ ने धीरे से गुल्लू को जगाया। गुल्लू की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जैसे ही सिद्धार्थ ने उसे जगाया वो गुस्से से बोला, क्या है भाई, सोने देना, कम से कम ठीक से सुबह तो हो जाने दे। उठो, कुछ काम है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, तुमको रोज काम रहता है, पता नहीं कितनी व्यस्त है तुम्हारी जिंदगी। इंसान ना होकर मशीन हो गए। पता नहीं कब सांस लोगे और मुझे भी लेने दोगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर गुल्लू ने गुस्से से कहा, और उसके बाद न चाहते हुए भी उठ गया और आगे बोला, बताओ क्या काम है। गुल्लू की आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। चलो बताता हूँ।
इतना कहकर सिद्धार्थ ने गुल्लू को उठाया और वहां से बाहर निकल गया था। सिद्धार्थ को चोट लगी हुई थी, इसलिए वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। इस पर गुल्लू ने उससे कहा कि वो जादुई बारिश करके खुद को ठीक कर ले, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया था। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने खुद को जादुई बारिश से ठीक किया तो उसकी पोल खुल सकती है। सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर बुद्धा मार्शल आर्ट से बाहर निकल आया था। बाहर निकलने के लिए उसने पीछे वाले गेट का यूज किया था, क्योंकि वो गेट बंद रहता था और वहां पर सिक्योरिटी भी नहीं होती थी। और उसके बाद वो दोनों वहां से सड़क पर पहुंच गए थे और पैदल ही चल पड़े थे। हम कहाँ जा रहे हैं? ईटानगर की सड़कों पर पहुंचने के बाद गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। वेट कर, पता चल जाएगा, सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया। करीब 1 घंटे तक वो दोनों चलते रहे और फिर उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर रात में उन आदमियों ने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ गुल्लू को वहां लेकर इसलिए आया था ताकि गुल्लू उनकी लाश को निगलकर सारे सबूत मिटा दे। लेकिन ये क्या? जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो देखा कि वो जगह पूरी तरह से क्लियर थी। वहां लाश तो छोड़ो, खून की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने अवाक होकर कहा। क्या कैसे हो सकता है, बताओगे? सिद्धार्थ की बात सुनकर गुल्लू ने उससे सवाल किया। अरे भाई, रात में यहाँ 5 लाशें थी और इस टाइम एक भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने जवाब दिया। 5 लाशें? यहीं पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? गुल्लू ने सवाल किया। हाँ, और उन 5 की खोपड़ी मेरे सामने यहीं पर फटी थी, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर अब गुल्लू भी थोड़ा टेंशन में आ गया था। एक साथ 5 खोपड़ियों का फटना और उसके बाद उनका अचानक से गायब हो जाना, ये गुल्लू को बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का इशारा कर रहे थे। लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग इन्वॉल्व है, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी गुल्लू को ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई है और किसी के वहां होने की आशंका से गुल्लू के कान खड़े हो गए थे। क्या हुआ गुल्लू? गुल्लू के कान खड़े देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। 1 मिनट चुप रहो, हमने शायद यहाँ आकर गलती कर दी, यहाँ पर कोई है, गुल्लू ने जवाब दिया। कौन है? सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए सवाल किया। मेरे ससुर का जमाई है। ऐसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो कि क्या बताएं? अरे मुझे क्या पता कौन है, चलो निकलो फटाफट यहाँ से, गुल्लू ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर गुस्से से कहा। क्यों, तुम्हें किसी के यहाँ होने से डर लग रहा है क्या? सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए सवाल किया और उसके बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई थी। इस समय गुल्लू सिद्धार्थ के साथ था, इसलिए सिद्धार्थ को यकीन था कि वो किसी भी मुसीबत से बहुत आसानी से पार पा लेगा। मुझे किसी के यहाँ होने से डर नहीं लग रहा है सिद्धार्थ बाबू, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अगर कोई लफड़ा हुआ तो तुम बीरेन अंकल को जवाब क्या दोगे, गुल्लू ने सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए कहा। गुल्लू का कहना सही था। वैसे भी सिद्धार्थ की वजह से इतनी बड़ी रार ठनी हुई थी और उसके बाद और रार ठनना ये बीरेन और सिद्धार्थ दोनों के लिए ठीक नहीं था। गुल्लू के इतना कहने पर सिद्धार्थ को भी गुल्लू की बात ठीक लगी और उसके बाद वो दोनों वहां से वापस लौट पड़े थे। हालांकि सिद्धार्थ के मन में अभी भी उन 5 लाशों को लेकर चिंता थी, लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जिस समय सिद्धार्थ और गुल्लू वहां से बुद्धा मार्शल आर्ट्स वापस लौट रहे थे, ठीक उसी समय जंगल में मौजूद 2 आंखें उसे देखे जा रही थी। उन आंखों में डर और आश्चर्य दोनों दिखाई पड़ रहा था। इन आंखों ने पहले भी सिद्धार्थ को देखा था और उसके साथ साथ इन आंखों ने प्रभुनाथ और अधूता को भी देखा था। इससे यह साफ पता चल रहा था कि जो इंसान वहां मौजूद था उसे सिद्धार्थ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, लेकिन वो इंसान अभी तक सिद्धार्थ के सामने क्यों नहीं आया था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर सिद्धार्थ गुल्लू के साथ घटनास्थल से वापस लौट रहा था और उधर दूसरी तरफ अमन नायक, जो रिया माथुर के बंगले से फरार हुआ था, अपने पेट को एक कपड़े से बांधे उस पर हाथ रखे पैदल ही भागा जा रहा था। उसके पेट पर जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे खून रिस रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि अमन के पेट में भयानक चोट लगी हुई है। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से अमन उसके सिर पर अटैक करके भागा था। फिर अमन के पेट से खून क्यों निकल रहा था? क्या अमन पर रास्ते में किसी ने अटैक किया था या फिर अमन को रिया माथुर के बंगले में ही चोट लगी थी और उस डॉक्टर ने रिया माथुर को आधा सच बताया था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। अमन भागते भागते ईटानगर सिटी के बाहर बने एक घर में पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद अमन ने दरवाजे पर लगी हुई बेल को बजाया, लेकिन 2-3 बार बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो अमन परेशान हो गया था। उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था।
अमन दरवाजा बहुत मुश्किल से पीट पा रहा था और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अमन कुछ देर तक दरवाजा पीटता रहा और फिर जैसे ही दरवाजा खुला कि अमन दरवाजे के सामने गिर गया और बहुत मुश्किल से बोला, मुझे अंदर ले चलो, और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, रिया मैम से भी नहीं, उनकी भी जान खतरे में है। अमन के इतना कहने पर दरवाजा खोलने वाला आदमी अमन को अंदर लेकर चला गया था। इधर अमन उस आदमी के साथ उस घर में जा चुका था जहां से शायद उसे कोई मदद मिलने वाली थी, और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ और गुल्लू दोनों बुद्धा मार्शल आर्ट्स के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने अंदर जाने के लिए भी उसी रास्ते को यूज करने का निर्णय लिया जिस रास्ते से वो बाहर गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। वहां किसी को ना पाकर सिद्धार्थ के दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो दीवार फांद कर अंदर चला गया था। उसके बाद गुल्लू भी छलांग लगाकर अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद सिद्धार्थ गुल्लू के साथ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा था ताकि वो जल्द से जल्द अपने बेड पर पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे पीछे से एक कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ गए थे तुम, जो चोरों की तरह अंदर आ रहे हो? उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ के पांव जम गए थे और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां गुरु द्रोण खड़े हुए थे और उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। गुरु द्रोण को वहां खड़ा देखकर सिद्धार्थ थोड़ा सा सकपका गया था। क्या करने वाले हैं गुरु द्रोण अब सिद्धार्थ के साथ, और क्या इस मामले को लेकर गुरु द्रोण और लताड़ने वाले हैं बीरेन को? और क्या होगा जब ये मामला पहुंचेगा बीरेन के सामने? क्या बीरेन को जाना होगा बैकफुट पर? रिया माथुर के घर से भागकर कहां पहुंचा है अमन? और कौन है वो इंसान जिसने देखा है सिद्धार्थ और गुल्लू को? क्या वो करेगा सिद्धार्थ की मदद, या फिर सिद्धार्थ के लिए आने वाला है कोई नया खतरा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।